सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। अकेले में अक्सर जो लोग अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, अगर साथ मिले किसी का तो वो दुनिया जीत जाते हैं। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समाज को हम भी कुछ अच्छा दें। हमारी आज की मेहमान है एक ऐसी ही महिला। हेलो, हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूँ दीपिका वाल्दिया आपके साथ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी नीति सिन्हा जी, जो सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आज हम इनके लीगल एड सेंटर समाधान के बारे में बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। समाधान का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन लोगों की को लीगल एड की ज़रूरत है, किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, वो उन तक पहुंच पाए। कई बार क्या होता है कि लोगों को पता तो होता है कि हमारे कंट्री में लॉ है, इक्वालिटी है, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन आज भी हम देखते हैं आज़ादी के इतने सालों बाद भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको कि उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत हो जाता है तो शायद उनको सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाता। और इसकी वजह ये होती है कि उनको शायद जानकारी ही नहीं है कि उनके देश ने, जहाँ के वो निवासी हैं, वहाँ पे उनको किस तरीके से मदद की जा सकती है। आर्टिकल 39A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ख़ास तौर पे इस बात का जिक्र है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी हमारा गरीब तबका है, जो किसी भी तरीके से जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें जो फीस ली जाती है या जो भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, उसको वो अगर नहीं समझ पाते हैं तो उनको आगे बढ़ के मदद की जाए। और जब इसको हम लोगों ने इस विचार को अपने दिमाग में लाया, मैंने और मेरी टीम ने, तो हम लोगों ने ये सोचा कि फॉर लाइवलीहुड एंड फॉर अर्निंग मनी there are so many professions, but for doing something for the needy people so that they should get the justice which is their right, तो समाधान का पर्पस यही है कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है और कहीं भी कुछ भी किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो रहा है तो वो आगे आके मदद ले सकता है। कौन कौन सी और संस्थाएं और लोग हैं जो समाधान से जुड़े हुए हैं? मैं शिक्षण से जुड़ी हुई हूँ। मैंने काफ़ी सालों पढ़ाया है लॉ कॉलेज में, तो बहुत सारे हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी लीगल फर्म उन्होंने इस्टेब्लिश की है और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो उनकी भी ये इच्छा थी कि हमने अपने जीवन चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए तो काफ़ी कुछ किया, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें आत्मिक संतुष्टि मिले और हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ। कहने का मतलब कि अगर 25-30 साल की उम्र में भी हमारा युवा ये चीज़ करने के लिए आगे आता है तो अनुभवी लोगों का तो वैसे भी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ, सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ लॉ इन ग्रेटर नोएडा, वहाँ भी कॉलेज के तरफ से एक लीगल एड सेंटर डेवलप हुआ है, जो कि जहाँ ग्रेटर नोएडा और आसपास के लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं उसके समाधान के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वहाँ भी। और जो हमारे एलुमनाइज हैं, जिनको हम पढ़ा चुके हैं पहले से, और भी जो सामाजिक रूप से जागरूक लोग हैं, उन लोगों की भी मदद हमें मिलती है। दैट्स ग्रेट नीति जी। आपके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वायलेंस के केसेस भी आपकी संस्था देखती है, जो कि आसान नहीं है, क्योंकि कई बार इसके तार अलग अलग लेवल पे कई लोगों से जुड़े होते हैं। तो आपको इस तरह के कार्य में प्रशासन और अन्य संस्थाओं की मदद मिलती है? जी हाँ, ज़रूर, क्योंकि आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है आज हमारे समाज में काफ़ी अपनी पकड़ बना चुका है, ख़ास तौर पे छोटे जगहों पे। जो मैं बिहार से आती हूँ और हमारे जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट टाउन हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं या जो यंग जनरेशन है, कई बार वो पढ़े लिखे होते हुए भी कई कुचक्र में फंस जाते हैं और फिर उनको बहुत दिक्कत
दिक्कत आती है। एक केस मुझे याद आ रहा है जहाँ पे कि 2 बच्चियाँ थी और किसी भी तरीके से वो समझ नहीं पाई कि उनको एक पड़ोस का ही एक दुकानदार जो था उनको बहला फुसला के और एक बस में बिठा के कहीं बाहर उनको ले गया। और उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही मतलब गरीब तबके से थे, तो उन्होंने आके गुहार लगाई और कहा कि हमारे संस्था के ही एक लोग हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी। फिर हमने अपने लेवल पे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और सब लोगों से मदद की गुहार लगाई, कहा कि नहीं उस बच्ची को अगर समय पे मदद नहीं पहुंची तो हो सकता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो जाए। तो काफ़ी मदद मिली हमें और उस केस को फिर हम सॉल्व करने में भी कामयाब हुए। लगभग 4-5 दिनों के बाद दोनों बच्चियां सकुशल अपने माँ बाप के पास पहुंचा दी गईं। डोमेस्टिक वायलेंस भी एक बहुत बड़ी कुरीति है, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब तबके के लोगों में ही हो, हमारे तथाकथित जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें भी ये समस्याएं काफ़ी हैं परिवार में। और महिलाएं फैमिली रिस्पेक्ट के नाम पे और इसके नाम पे वो चुपचाप वो सह जाती हैं। मुझे याद आता है कि काफ़ी पहले सरकार की तरफ से भी एक योजना स्टार्ट की गई थी, घंटी बजाओ जो सिस्टम हुआ था कि कहीं भी आज अगर महानगरों में हम लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं या इस तरह के घरों में रहते हैं और लोग अपने अपने में बिजी रहते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है कि आप अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखें। और अगर कहीं कोई ऐसी घटना हो रही है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सबरंग रेडियो के माध्यम से कि कहीं भी कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति हमारे समाज का, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि उसके साथ कहीं पे भी कोई अनुचित व्यवहार हो रहा है या कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो बेहिचक वो हमें संपर्क कर सकता है सबरंग रेडियो के माध्यम से और वहाँ से हमारे तक वो केस चला आएगा। एंड हम हमेशा तत्पर हैं ऐसे लोगों को मदद करने के लिए। इतना सब कुछ करते हुए आप परिवार के लिए भी समय निकाल लेती हैं, सबके बीच कैसे बैलेंस बनाकर चलती हैं? परिवार तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया दीपिका जी। परिवार तो देखिए किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार है और बिना परिवार के आगे बढ़ना बहुत कठिन है। मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि मेरे पति का हर एक मामले में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। जब भी उनको लगता था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि जब मेरा विवाह हुआ था तब मैं बस 12वीं पास थी और उसके बाद ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, लॉ, एलएलबी एंड देन मैनेजमेंट, एवरीथिंग जो भी मैंने किया वो उनके सहयोग से ही और उनकी प्रेरणा से ही, क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है कि हमारे घर की महिला जो है वो अपने एक तरीके से जागरूक है और अपना सामंजस्य बिठा सकती है अपने पारिवारिक जीवन के साथ और जो बाहर उसको कुछ करना है, क्योंकि जीवन जो है वो एक ही बार मिलता है किसी को। तो अगर कोई भी इच्छा जो आपके मन में है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं किसी भी दबाव में या किसी कारण से आप उसको पूरा ना कर पाएँ। दैट्स ग्रेट नीति जी, क्योंकि परिवार के साथ के बिना इतनी हर फील्ड में इतनी सक्सेस पॉसिबल नहीं होती है। तो आपके साथ आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला अपने रिसर्च पेपर के थ्रू। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फीलिंग उस वक्त की बताइए जब आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैंने पहली बार मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में माय पेपर गॉट सिलेक्टेड विच वाज रिलेटेड टू फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। और जब हम गए वहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये जानकारी अपने कॉलेज में देनी थी एंड उन लोगों ने भी मुझे बहुत ही सराहा और बहुत मुबारकबाद दी कि नहीं ये हमारे कॉलेज के लिए भी बहुत बड़ी बात है। एंड आई गॉट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम कॉलेज ओनली। और फिर मुझे भेजा गया वहाँ पे और वहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी कंट्री को अपनी कंट्री के परिधान में मैंने साड़ी ही स्पेशली प्रेफर किया कि आई हैव टू पुट ऑन दिस, क्योंकि मैं जो हमारे देश का वेल नोन परिधान है महिलाओं के लिए उसको ही मैं दिखाऊंगी पूरे विश्व में। और हर एक जगह के डेलीगेट्स थे और जब अपने फ्लैग के साथ मैंने अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट किया तो इट वाज रियली आई कैनॉट
नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. और दूसरी बार फिर मुझे मौका मिला ऑस्ट्रेलिया में, इवन सिडनी में भी माई पेपर गॉट सेलेक्टेड एंड देयर ऑल्सो आई प्रेजेंटेड माई कंट्री एंड आई गॉट वन अवार्ड ऑल्सो फॉर द बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन. हाँ, मुझे वहाँ पे जैसे और कंट्रीज़ के भी लोग आए हुए थे, एशियन कंट्रीज़ के, इवन यूरोप से भी और यूएस से भी, तो मुझे मेरा पेपर जो है वो सेलेक्ट हुआ फॉर द बेस्ट पेपर के लिए, सर्वश्रेष्ठ पेपर के लिए मुझे बुलाया गया. तो इट वाज वेरी, यू नो, आई कैन नॉट एक्सप्रेस अगेन. इट वाज सच ए गुड फीलिंग कि अरे मैंने कुछ तो किया है एंड आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड ओवर हियर. तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे. और फिर हमारे परिवार में भी और हमारे कॉलेज में भी और जितने भी हमारे सगे संबंधी थे जिनको पता चला, तो उन लोगों ने सब ने बहुत मुबारकबाद दी और बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिला मुझे. आपके कार्य ही समाज में आपकी पहचान बनाते हैं. आशा है आपसे प्रेरणा लेते हुए कई लोग समाज और देश हित में कार्य करने को आगे आएंगे. नीति जी, रेडियो सबरंग से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे श्रोताओं को ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा. आपके रिप्लाइज़ का इंतज़ार रहेगा और किसी भी इन्फॉर्मेशन और हेल्प के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@radiosabrang.in. नमस्कार. आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग. जुड़िए अपनों के संग.